तो हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम अपने PHP के 15 को जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं उनको डिस्कशन करने वाले हैं। आज की इस क्लास में हम बेसिक हर एक चैप्टर से 5 क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले, जो कि काफ़ी बेसिक हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस क्लास को कंप्लीट करके फिर हम डीपली PHP के क्वेश्चन को समझेंगे। ओके, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है PHP के अंदर। PHP के अंदर हमें सबसे पहला क्वेश्चन है PHP स्टैंड फॉर PHP का पूर्ण रूप क्या है। ये सबसे पहले एक फर्स्ट नॉलेज होता है जो कि हमें जानना चाहिए किसी भी चीज़ का पूरा नाम, उसके नाम का अर्थ है। ओके, तो यहाँ पर PHP का पूर्ण रूप क्या है आपको ये बताना है। बहुत ईजी से सवाल है, अगर आप PHP को पढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूजन है। इस पर आप सोच रहे होंगे पर्सनल होम पेज लगाएं या PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर लगाएं। तो जहाँ पर ये दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हो तो वहाँ पर आपको लगाना है क्या, PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। पहले इसे पर्सनल होम पेज भी कहा जाता था, बट अगर दोनों ऑप्शन वहाँ पर हैं तो आपको लगाना है इस ऑप्शन को, PHP हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर। P से होता है PHP और H से होता है हाइपरटेक्स्ट और लास्ट पे से होता है प्री प्रोसेसर। ओके, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का आंसर पूरा कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं होता तो फिर हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होता, पर्सनल होम पेज। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। PHP स्क्रिप्ट आर एग्जीक्यूट ऑन। PHP स्क्रिप्ट कहाँ निष्पादित होती है। ये क्या क्लाइंट साइड पर होती है या सर्वर साइड पर होती है, ब्राउज़र या ISP पर तो बिल्कुल नहीं होती और ना ही ब्राउज़र पर होती है। क्लाइंट साइड और सर्वर साइड ये काफ़ी कंफ्यूजिंग है। देखिए, जो हमारा कुकी होता है वो क्लाइंट साइड पर यानी ब्राउज़र पर रन होता है, बट जो PHP होता है वो क्लाइंट साइड पर रन नहीं होता। वो कहाँ रन होता है, वो रन होता है सर्वर साइड पर, यानी आपके सर्वर पर। जैसे आपने जब कोई प्रोग्राम करते होंगे तो जैम सर्वर ऑन करते हैं, तो वही से समझ लीजिए कि यह हमारी PHP जो सारा काम होता है PHP के अंदर, आप कोई कंप्यूटर में कोड रन कराते हैं PHP के थ्रू, तो वो आपके कंप्यूटर पर रन नहीं होता, वो कहाँ रन होता है, आपके सर्वर पर यानी अपाची पर। वो सारा उसका जो प्रोसेस होता है वो वहाँ होता है। ओके, तो ये कैसी लैंग्वेज है, सर्वर साइड लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। विच वर्जन ऑफ PHP इंट्रोड्यूस्ड स्केलर टाइप डिक्लेरेशन। PHP के किस संस्करण में स्केलर टाइप डिक्लेरेशन पेश किया गया है। स्केलर टाइप डिक्लेरेशन से आप इतना समझ लीजिए कि इसका मतलब है कि सारा वो इस वर्जन में स्केलर टाइप डिक्लेरेशन में क्या हुआ था, जिसमें हम फंक्शन के साथ क्या यूज करते, पैरामीटर्स हो गया एंड इंटीजर हो गया, स्ट्रिंग हो गया एंड बूलियन जैसे डेटा टाइप हम इसमें पाए थे, मतलब इस पर फिक्स कर पाते थे। ऐसा कुछ PHP नंबर 7 जब आया था उसमें ऐसे अपडेट थे जिसको हम बोलते थे स्केलर टाइप डिक्लेरेशन। ये किस में आया, तो PHP 7 में आया। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। आपको इनको क्वेश्चन को बहुत ही गौर से देखना है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। PHP फाइल हैव ए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। देखिए, हर एक लैंग्वेज का अपना अगला डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन होता है। जैसे जावास्क्रिप्ट का होता है अपना अलग होता है .js, HTML का होता है .html, जावा का होता है .java, वैसे ही हमारा PHP का होता है .php। PHP का एक्सटेंशन क्या होता है, .php होता है। ऑप्शन नंबर C बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट वे टू स्टार्ट ए PHP स्क्रिप्ट। PHP स्क्रिप्ट शुरू करने का सही तरीका कौन सा है। PHP स्क्रिप्ट अगर शुरू करते हैं आप तो उसका सही तरीका क्या है, तो उसका होगा लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP। क्या होगा, लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP से हमारा जो PHP टैग होता है वो स्टार्ट होता है। ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये हम 5 डेटा टाइप मतलब 5 चैप्टर करके 5 हर एक उसके क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करने वाले। जैसे अब हम कंप्लीट करेंगे सिंटैक्स एंड वेरिएबल के, तो
पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सिंटैक्स एंड वेरिएबल में। क्वेश्चन नंबर 6, ऑल वेरिएबल इन पीएचपी स्टार्ट विद विच सिंबल, यानी पीएचपी में सभी वेरिएबल किस सिंबल से यानी किस प्रतीक से शुरू होते हैं, ये आपको बताना है। आपको मालूम होगा कि जब हम पीएचपी में कोई भी वेरिएबल बनाते हैं तो उसके आगे डॉलर लगाना मैंडेटरी। अगर हम डॉलर नहीं लगाते, डॉलर का सिंबल नहीं लगाते तो क्या होगा, रन नहीं होगा, वो वेरिएबल क्या होगा, मान्य नहीं होगा पीएचपी के अंदर। तो हमारा किसी भी वेरिएबल के पहले क्या लगाना जरूरी है, डॉलर का सिंबल लगाना जरूरी है किसी भी वेरिएबल को बनाने या डिक्लेयर करते टाइम। ओके, नेक्स्ट, ये जहाँ पर आप वेरिएबल को यूज करते हैं वहाँ पर डॉलर के साथ उसको यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑपरेटर इज यूज टू कॉन्कनेट टू स्ट्रिंग इन पीएचपी। पीएचपी में दो स्ट्रिंग को जोड़ने का मतलब यहाँ पर कॉन्कनेट है, जो यहाँ पर कॉन्कनेट अंग्रेजी में दिया है। कॉन्कनेट मतलब जोड़ने के लिए किस ऑपरेटर का यूज किया जाता है। देखिए भाई, क्या है कि जावा स्क्रिप्ट में हम जब जोड़ते थे तो वहाँ पर प्लस का जोड़ते थे, तो आपको काफ़ी कन्फ्यूजन हो सकती है अगर आप ज़्यादा प्रोग्रामिंग पर इंटरेस्ट नहीं लिए होंगे। तो वैसे तो लेना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है एक कंप्यूटर स्टूडेंट के लिए। ओके, अगर आपको नहीं हुआ तो आपको बताना है, फिर हम अपने इसी चैनल पर अपने प्रोग्रामिंग के सारे चैप्टर को बिल्कुल ईजी मेथड से कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, हम पीएचपी में जब दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए किसी का यूज करते हैं तो पीएचपी के अंदर हम किसका यूज करते हैं, डॉट का यूज करते हैं। डॉट जैसे जावा स्क्रिप्ट में उसका काम करता है क्या, दो स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम प्लस का यूज करते थे, वैसे ही पीएचपी में हम जब दो स्ट्रिंग को जोड़ना चाहते हैं तो डॉट का यूज करते हैं। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा, हाउ डू यू राइट हेलो वर्ड इन पीएचपी। पीएचपी में हेलो वर्ड कैसे लिखते हैं, आपको बहुत ईजी ये क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप कि आपको मालूम होगा, नहीं मालूम तो आप देख लीजिए। क्या डबल कोट के अंदर आप हेलो वर्ड लिख देंगे और सेमीकोलन लिख देंगे तो आउटपुट आ जाएगा, नहीं आएगा, क्योंकि समझ नहीं पाएगा सिस्टम ये किसका आप किस में आउटपुट दिखाना चाहते हैं, क्या दे देगा, एरर दे देगा। फर्स्ट तो नहीं होगा। सेकंड हमारा क्या कह रहा है, इको डबल कोट के अंदर यानी स्ट्रिंग बनाकर हमारा हेलो वर्ड लिखा गया और सेमीकोलन, ये पूरा प्रॉपर इस पर जो मेथड होता है पूरा अप्लाई किया गया है, यानी कि हेलो वर्ड को पहले स्ट्रिंग बना दिया गया है, ये क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप है, स्ट्रिंग टाइप है, तो डबल कोट के अंदर जो लिख दिया जाता है वो स्ट्रिंग टाइप हो जाता है जब कोई भी हम कैरेक्टर प्रिंट कराना चाहते हैं। यानी अगर कैरेक्टर है, डिजिट है, अगर उसको डबल कोट के अंदर आप लिख देते तो वो स्ट्रिंग ही माना जाएगा, वो डेटा टाइप कैसा हो जाएगा, स्ट्रिंग हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो हेलो वर्ड लिखा है पाइथन के अंदर, ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम इसका यूज करते थे। ओके, लास्ट में हमारा क्या दिया गया है, लास्ट में दिया गया है प्रिंट एफ हेलो वर्ड। देखिए, पीएचपी के अंदर प्रिंट का यूज भी करते हैं, बट यहाँ पर ये प्रिंट एफ लिखा तो ये भी सही नहीं होगा। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज यूज टू डिस्प्ले आउटपुट इन पीएचपी। पीएचपी में आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए किस स्टेटमेंट का उपयोग किया जाता है। इसीलिए मैंने इन क्वेश्चनों को साथ में लगाया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। क्या हम राइट का यूज करते हैं, तो जी नहीं, राइट का बिल्कुल नहीं यूज करते। क्या प्रिंट का यूज करते हैं, हाँ जी, प्रिंट का यूज तो हम करते हैं पीएचपी के अंदर। और इको का तो बहुत ही करते हैं, सबसे ज़्यादा हम प्रिंट और इको में अगर कंपेरिजन करें तो हम इको का यूज करते हैं। आप क्यों करते हैं सर, आपका ये ऑप्शन मतलब क्यों आप ऐसा बोल रहे हैं, तो मैं ये बताऊंगा कि ये प्रिंट और इको में कंपैरिजन किया जाए तो हमारा इको ज़्यादा फास्टली वर्क करता है, इसलिए हम इको का ज़्यादा उपयोग करते हैं। बट प्रिंट का भी यूज हम किसी स्टेटमेंट को आउटपुट दिखाने के लिए यूज करते हैं पीएचपी के अंदर। तो हमारे यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। बोथ बी एंड सी मतलब प्रिंट एंड इको दोनों का यूज हम करते हैं किसके लिए, किसी कोड का आउटपुट प्रदर्शित करने के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। पीएचपी इज एन एग्जाम्पल ऑफ, पीएचपी किसका उदाहरण है। पीएचपी क्या कंपाइल्ड लैंग्वेज का है या इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का या मशीन लैंग्वेज का। मशीन लैंग्वेज का तो बिल्कुल नहीं होगा, ना ही नन ऑफ दीज होगा, क्योंकि ऐसा ऑप्शन ये है भी नहीं। ये बहुत ईजी, मतलब ये पीएचपी किस लैंग्वेज का उदाहरण है ये आपको बताना है। तो पीएचपी हमारी इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का उदाहरण है। किसका है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज का उदाहरण है। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें हमारा कोड लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, ठीक है।
इंटरप्रेटेड का मतलब यही है कि इसमें जो कोड होता है वो लाइन बाय लाइन पढ़ा जाता है और चलाया जाता है, इसे पहले से कंपाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब हम पढ़ेंगे PHP के MCQ पार्ट 3 में डाटा टाइप्स एंड एरे। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होगा। इस पर फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट ए वैलिड PHP डाटा टाइप। देखिए PHP में डाटा टाइप कितने टाइप्स के होते हैं आपको पढ़ लेना है, अगर नहीं पढ़े तो आप पढ़ लीजिएगा। स्ट्रिंग, इंटीजर, डबल, और ये तीनों तो आपने पढ़ा होगा। स्ट्रिंग, इंटीजर अगर आपने जावा PHP कोडिंग की होगी, और डबल। बट आपने वहाँ पर कहीं पर कैरेक्टर नाम का नहीं पढ़ा होगा, तो कैरेक्टर नाम का कोई डाटा टाइप नहीं होता है PHP लैंग्वेज के अंदर। ओके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि कौन सा PHP डाटा टाइप नहीं है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12 क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है एन एरे दैट यूज नेम्ड की इज कॉल्ड। वह एरे जो नाम वाली कीज यानी नेम्ड की का उपयोग करता है क्या कहलाता है? क्या वो इंडेक्स एरे कहलाता है? तो इंडेक्स एरे में पोजीशन के दर पे वो अपने आप से जब प्रिंट कराते हैं तो उसकी पोजीशन प्रिंट कराता है। किससे प्रिंट कराता है? वो 0 से लेकर आगे पढ़ा, मतलब 0 से स्टार्ट करता है, जितना आप उस पर आइटम डालें। तो मल्टी डायमेंशनल होता है? नहीं, मल्टी डायमेंशनल का मतलब होता है कि एक एरे के अंदर, उसी एरे के अंदर आप दूसरा एरे बना दे, तो वो क्या हो गया? मल्टी डायमेंशन एरे हो गया। और तीसरा क्या होता है? एसोसिएट एरे। एसोसिएट एरे में आप उसके पोजीशन के दर पे कोई नेम दे सकते हैं, नेम्ड की दे सकते हैं। जैसे मैं दे दूँ हिंदी सब्जेक्ट में और नेम दे दूँ हिंदी और लास्ट में उसका दे दूँ मार्क्स, तो ये कैसे हो गया? एसोसिएटिव एरे होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा कि जो नेम्ड वाली की होती है वो कौन सा एरे होता है? वो एसोसिएटिव एरे होता है। कौन सा होता है? एसोसिएटिव एरे होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? विच फंक्शन रिटर्न्स द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एरे। कौन सा फंक्शन एरे के तत्वों की संख्या लौटाता है? यानी आपने उसमें कितने आइटम्स डाले वो बताना कि आपने भाई एरे के अंदर इतने आइटम्स डाले और उसकी संख्या प्रिंट कर देना, बता देना कि आप जैसे कि आप कम लिख रहे हैं, आइटम कम डाल रहे हैं, तो आई होप तो आप अपने आप से गिन लेंगे हाँ इतने हैं। जब बड़ी प्रोग्रामिंग करेंगे वहाँ पर आपको पता करना होगा कि आपने जैसे कंपनी का कोई डेटा बना रहे हैं, उस पर सभी एम्प्लॉय का नाम डाल रहे हैं, वहाँ पर 100-200 एम्प्लॉय हैं। अब वहाँ पर जानना चाहते हैं कि अभी तक हमने कितने एम्प्लॉय को भर्ती कर लिया। अगर आप कंप्यूटर के अंदर खोजना चाहते हैं तो वहाँ पर ये मेथड का उपयोग करके आप पता कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि हमारे कंपनी के अंदर इतने एम्प्लॉय हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। काउंट फंक्शन का हम यूज करेंगे वहाँ पर, और वो काउंट करके उनकी संख्या में बता देगा कि कितने आपकी कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉय हैं। ये क्या करता है काउंट फंक्शन? आपके आइटम से, मतलब जो एरे के अंदर आपने आइटम्स डाल रखे, जितने भी जो भी नाम दे रखे हैं वो नंबर के अकॉर्डिंग वो बता देगा। ओके, देखते हैं। हमने आपको याद रखना है वो क्या करता है। एरे के अंदर हमारा जो पोजीशन होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, तो आपको इस बात का याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा हाउ डू यू क्रिएट एन एरे इन PHP में एरे कैसे बनाया जाता है? तो आपको पता होगा कि PHP में एरे कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले आपको एक वेरिएबल देना होगा। वेरिएबल किससे डिसाइड होता है? डॉलर से डिसाइड होता है। फिर उसके बाद एरे बना रहे हैं तो इक्वल टू एरे देना पड़ेगा। फिर पैरेंथेसिस के अंदर आपको अगर स्ट्रिंग टाइप है तो आपको उसको डबल कोट के अंदर लिखना होगा। अगर एक से ज़्यादा है तो उसके बीच में आपका किसका यूज करना होगा? कॉमा का यूज करना होगा। ठीक है, ये मेथड किस पर अप्लाई कर रहा है हमारा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और डॉलर कार्स भी यहाँ पर वेरिएबल तो सही बताया गया है, बट उसके आगे का प्रोसेस बिल्कुल गलत है। ना तो उस पर बताया गया है कि यह एरे है, ना ही पैरेंथेसिस लगाया गया है। और ऑप्शन नंबर सी देखें, डॉलर कार्स वेरिएबल तो सही, इक्वल टू लिस्ट, और पैरेंथेसिस के अंदर आपने वोल्वो एंड BMW लिखा है, बट यहाँ पर लिस्ट टाइप का कोई एरे नहीं, ये एरे माना ही नहीं जाएगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। ओके, ये दोनों गलत माने जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा व्हाट इज द डिफ़ॉल्ट इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट इन एरे। एरे में पहले तत्व का डिफ़ॉल्ट इंडेक्स क्या होता है? यानी जब एरे पर कोई आइटम डालते हैं
वो उसका पहला आइटम होगा, उसका इंडेक्स क्या होगा, उसका पोजीशन क्या होगा, आपको ये बताना। मैंने आपको अभी पहले ही बताया कि जब एरे में कोई भी आइटम आप डालते हैं वो आइटम की काउंटिंग कैसे स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल याद रखना। कहीं कहीं पर आप सोचेंगे कि गिनती तो भाई 1 से स्टार्ट होती है, 1 लगा दो, तो आपको वहाँ पर एक नंबर चला जाएगा, वहाँ पर आपका उस क्वेश्चन का नंबर बिल्कुल खो देंगे, या ये क्वेश्चन कहीं पर भी पूछा जा सकता है। ओके, तो यहाँ पर आपको याद रखना है क्या कि एरे में जब हमारी पोजीशन काउंट की जाती है, वहाँ पर गिनती काउंट की जाती है, तो वो इसका इंडेक्स किससे स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। हमने अब देखेंगे PHP MCQ पार्ट 4 में फंक्शन एंड फॉर्म्स के बारे में। ओके, इसके 5 क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या कह रहा है, विच सुपर ग्लोबल वेरिएबल इज यूज्ड टू कलेक्ट फॉर्म डाटा आफ्टर सबमिटिंग एन HTML फॉर्म विद मेथड पोस्ट। मेथड पोस्ट के साथ फॉर्म सबमिट करने के बाद डेटा एकत्र करने के लिए किस सुपर ग्लोबल वेरिएबल का उपयोग किया जाता है? क्या वो $get होता है या $post होता है? सॉरी, मैं यहाँ पर अंडरस्कोर नहीं बोल पाया। $_get होता है, $_post होता है, या $_request होता है, या बोथ B एंड C। देखिए, अगर आप कोई भी फॉर्म बना रहे हैं उस पर मेथड पोस्ट अप्लाई कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेंगे आप, $_post के अकॉर्डिंग आप उसका डाटा सबमिट करा सकते हैं, शो करा सकते हैं। और अगर आपको मैं $_request की बात करूं तो ये भी करा देगा भाई। तो फिर यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर हमारा D करेक्ट होगा। बोथ B एंड C क्या होगा? बोथ B एंड C। क्योंकि क्या होता है, $post और $request ये सुरक्षित तरीके से डाटा को लाता है, और $request में गेट और पोस्ट दोनों का डाटा होता है। ये भी आपको रखना याद कि $_स्कोर में गेट और पोस्ट दोनों का डाटा आता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर B। पोस्ट का अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपका पोस्ट तो काम ही करेगा, और अगर रिक्वेस्ट से मांगना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट से वो भी होगा। ऑप्शन नंबर D बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, व्हाट इज द करेक्ट वे टू क्रिएट ए फंक्शन इन PHP के अंदर आप PHP में फंक्शन बनाने के लिए सही तरीका क्या? अगर आप PHP में फंक्शन बनाते पहले तो आप जान लीजिए थोड़ी सी डिफिनेशन कि PHP में फंक्शन होता क्या है, या जावास्क्रिप्ट में फंक्शन होता क्या है। फंक्शन का मतलब ये होता है, जैसे सिंपली आप रियल लाइफ में समझिए, आपको कोई काम होता है जिसका काम बार बार पर करते हैं, यानी बार बार उसका काम पड़ रहा है, तो आप उसको क्या करते हैं, भैया अपना नंबर दे दीजिए। आप उसका नंबर लेते हैं, जब आपको काम पड़ता है उसको कॉल करते हैं, जब कॉल करते हैं तो वो आके अपना काम कर जाता है। ओके, जब इसका काम बार बार पड़ता है तो उसका आप एक कॉन्टेक्ट नंबर ले लेते हैं। वैसे ही हमारा PHP या जावास्क्रिप्ट की दुनिया में क्या होता है, या प्रोग्रामिंग की दुनिया में क्या होता है, फंक्शन होता है। तो वो फंक्शन का क्या होता है, आप एक बार फंक्शन बना देते हैं, उस पर आप वैल्यू डिसाइड कर देते हैं, स्टेटमेंट डाल देते हैं, जो भी बनाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उसको लास्ट में जाके कॉल करा देते हैं। उसके अंदर जो आप काम कराना चाहते हैं वो बाद में हो जाता है। ये सिंपल सी डिफिनीशन है हमारी फंक्शन की। ओके, तो यहाँ पर फंक्शन का सही फॉर्मेट क्या होता है वो आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या क्रिएट माई फंक्शन होगा? क्रिएट बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि आपको इसमें पता ही नहीं चल पाएगा क्या बना रहे हैं। ऑप्शन नंबर B फंक्शन एंड स्पेस माई फंक्शन पैरेंथेसिस। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा B होगा, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया कि ये फंक्शन है, और माई फंक्शन जो लिखा है सर, आप इस पर आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, अपने प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर का स्टेटमेंट अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। ओके, ये आपको याद रखना है। आप अगर माई और फंक्शन के बीच में स्पेस डाल देते तो जो वैलिड नहीं होगा, आपको एक उस पर लिखना होता है फंक्शन नेम। ओके, तो ऑप्शन नंबर B बिल्कुल करेक्ट होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, विच फंक्शन इज यूज टू इंक्लूड ए फाइल बट विल प्रोडक्ट अ फैटल एरर इन द फाइल इज नॉट फाउंड। किसी फाइल को शामिल करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, लेकिन फाइल ना मिलने पर यह क्या दे देता है, फैटल एरर दे देता है। तो ये कौन सा होता है? तो आपको याद रखना, इंक्लूड का भी आप यूज करते हैं। किसी फाइल को दूसरे फाइल को, दो फाइल को आपको एक फाइल में करना है तो उसमें क्या यूज करेंगे, इंक्लूड का यूज कर लेते हैं, तो वहाँ पर काम कर जाएगा इंक्लूड। मगर जब एरर की बात आती है तो वहाँ पर ऑप्शन नंबर B हमारा करेक्ट होगा, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड क्या करता है, जब
अगर फाइल नहीं मिली तो ये क्या करेगा, प्रोग्राम को फैटल एरर दे देता, तुरंत फैटल एरर दे देगा। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा बी होगा। जब आपको फैटल एरर की बात आती है क्वेश्चन पे, किसी मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी फाइल को शामिल करने के समय अगर उसको फाइल नहीं मिली या फंक्शन में करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाए, तो मतलब फैटल एरर में अगर कोई फाइल को आप खोज रहे हैं नहीं मिली तो वहाँ पर फैटल एरर कौन दे देगा, फंक्शन नंबर बी जो रिक्वायर्ड है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है विच फंक्शन इज यूज टू ओपन अ फाइल इन पीएचपी में फाइल खोलने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। आपने फाइल सिस्टम आपने पढ़ा होगा पीएचपी के अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर नहीं पढ़ा तो मुझसे बताइएगा, मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझा दूंगा कि ये फाइल सिस्टम क्या होता है पीएचपी के अंदर। तो फाइल खोलने के लिए यहाँ पर किस फंक्शन का यूज किया जाता है ये बताना है। तो वहाँ पर हम यूज करते हैं एफ ओपन। आपको याद रखना है किसका यूज करते हैं, एफ ओपन। एफ का मतलब होता है फाइल और ओपन का मतलब होता है ओपन। ये एक फंक्शन होता है एफ ओपन फंक्शन नाम से, ठीक है। आपको देखते होंगे ओपन लिखा अंडरस्कोर फाइल लिखा है, कंफ्यूज होकर उसको लगा दे, जी नहीं, यहाँ पर क्या होता है एफ ओपन नाम का फंक्शन होता है जो फाइल खोलने के लिए यूज किया जाता है। आई होप कि आपको ये एकदम क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इन पीएचपी सिंबल लाइक /n आर यूज्ड फॉर। पीएचपी में /n जैसे प्रतीकों का उपयोग किसके लिए किया जाता है, क्या न्यू टाइप के लिए किया जाता है या न्यू लाइन के लिए किया जाता है, या इसका कोई मतलब नहीं होता, या क्या करता है नेक्स्ट पेज पर भेज देता है। आपको इसमें बहुत ही ईजी सा हुआ, /n मतलब क्या हुआ, न्यू। अब न्यू में 2 दे दिया है तो यहाँ पर आप कन्फ्यूज हुए हैं, न्यू टैब या न्यू लाइन। तो यहाँ पर होगा न्यू लाइन, क्योंकि n लिखा है। अब इससे थोड़ा सा ट्रिक लगा सकते हैं। और न्यू टाइप की बात आती है तो ये भी होता है, इस पर /t का यूज करते हैं तो वो क्या करता है, न्यू टैब पर यानी एक टैब आगे चला जाता है। वैसे ही /n का यूज करते हैं तो आपकी लाइन वहाँ से रुक कर न्यू लाइन से स्टार्ट हो जाती है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। /n का यूज हम किस लिए करते हैं, न्यू लाइन पर जाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर हम अब इस पार्ट में क्या देखें, लूप एंड कंडीशनल्स। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहला रहा है, 21 क्वेश्चन नंबर है। विच लूप इज स्पेशल गली यूज टू इंटरेट थ्रो एरे। विशेष रूप से एरे के माध्यम से लूप चलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। हम लूप तो काफ़ी पढ़े हैं जावा स्क्रिप्ट के अंदर, जावा एंड पीएचपी के अंदर। तो हमारा जो पीएचपी के अंदर स्पेशली बना है एरे के लिए, तो वो कौन सा लूप है, तो उसके लिए हम बताएंगे भाई फॉर ईच लूप। क्योंकि आपने जावा में, जावा स्क्रिप्ट में डू वाइल लूप, वाइल लूप, फॉर लूप बहुत ही इस पर वर्क किया होगा। ओके, बट वहाँ पर आपने फॉर ईच का यूज नहीं किया होगा। तो फॉर ईच का आपने कहाँ पर यूज किया होगा, एक एरे के अंदर, पीएचपी के अंदर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डू यू राइट एन इफ स्टेटमेंट इन पीएचपी। पीएचपी में इफ स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। ये फर्स्ट मतलब इफ स्टेटमेंट में यही इंपॉर्टेंट होता है, यहीं से आप डिसाइड करते हैं कि आपका गलत क्या होगा, सही क्या होगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पर इफ पैरेंथेसिस के अंदर हमने डॉलर दिया है, यानी वेरिएबल का जो फॉलो नियम करना होता है पीएचपी के अंदर, उसको हमने फॉलो किया और =5 कर दिया। ठीक है, जो एक्स की वैल्यू है वो क्या 5 के बराबर है, ये यहाँ पर ऐसी कंडीशन होगी, मैं बता रहा हूँ। और इफ और ऑप्शन नंबर सी दिया है तो बिल्कुल नहीं होगा, ना ही डी होगा, क्योंकि इन पर पैरेंथेसिस नहीं है। सिंपल सी बात है, कोई आप स्टेटमेंट लिखते हैं तो उस पर पैरेंथेसिस मतलब ज़रूरी होता है, मैंडेटरी होता है। और देखिए ऊपर वाले में तो इसने वेरिएबल बनाया तो डॉलर डाला ही नहीं, और ऑप्शन नंबर सी पर भी नहीं डाला। तो 2 कमी आपको इन दोनों पर मिल जाएगी। लास्ट पेपर मैच करता है तो उन पर क्या नहीं है, पैरेंथेसिस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हम चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, द डू वाइल लूप इज एन। डू वाइल लूप क्या है, आपको ये बताना है। क्या एग्जिट कंट्रोल लूप है, हाँ जी ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। डू वाइल लूप और वाइल लूप के अंदर मैं आपको डिफरेंट बताऊं तो यही होता है कि डू वाइल लूप होता है एग्जिट कंट्रोल लूप और
व्हाइल लूप होता है एंट्री कंट्रोल लूप, मतलब आपको कब कंट्रोल करते हैं वहाँ पर ये बता रहा है। जब देखिए डू व्हाइल लूप होता है वो पहले अपना काम करता है, पहली संख्या पहला बार वो अपने आप से एग्जीक्यूट कर जाएगा, उसके बाद आपकी कंडीशन चेक करेगा। मगर व्हाइल लूप में क्या होता है, ऐसा नहीं होता, वो मतलब आपकी कंडीशन बेस पर होता है, कंडीशन सही होगी तभी वो रन करेगा। बट यहाँ पर क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट होगा। डू व्हाइल लूप में, डू व्हाइल लूप में ये एग्जिट कंट्रोल लूप होता है, इसमें पहले वो अपना काम करता है। जैसे 1 से 10 तक की संख्या आप प्रिंट कराना चाहते हैं, वहाँ पर कंडीशन नहीं दी 10 तक, तो वो अपने आप 1 प्रिंट कर देगा। ओके, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है। विच कीवर्ड इज यूज टू स्किप द करंट इंटरेशन ऑफ ए लूप। लूप में वर्तमान इंटरेशन को छोड़ने के लिए या स्किप करने के लिए किस कीवर्ड का यूज किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, इस पर 2 ही होते हैं जो यूज किए जाते हैं बेसिकली, ब्रेक एंड कंटिन्यू। ब्रेक में क्या होता है सर, अगर आप 1 से 10 तक की गिनती प्रिंट कराना चाहते हैं, वहाँ पर 5 दिया है तो उसके पहले तक 5 पर जाके वो रुक जाएगा, ब्रेक लग जाएगा। और कंटिन्यू में क्या होता है, 1 से 10 तक आप करना चाहते हैं, 5 को स्किप कराना चाहते हैं तो वहाँ पर उसकी 5 को दे दीजिए, वो जाके 4 तक प्रिंट करेगा, उसके बाद 5 को स्किप कर देगा, 6 से फिर 10 तक प्रिंट कर देगा। ये होता है कंटिन्यू, मतलब वर्तमान इंटरेशन को छोड़ने के लिए हम कंटिन्यू ऑपरेटर या कंटिन्यू का उपयोग करते हैं, कंटिन्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। अब ये क्या होता है, कीवर्ड होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 24 नंबर क्वेश्चन है, आधे क्वेश्चन हम यहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए। विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर नॉट इक्वल इन पीएचपी। पीएचपी में नॉट इक्वल के लिए किस ऑपरेटर का उपयोग किया जाता है। नॉट इक्वल मतलब ये दोनों नॉट इक्वल नहीं, मतलब दोनों मैच नहीं कर रहे हैं, इस मतलब नॉट इक्वल का मतलब ये है। तो वो कौन सा ऑपरेटर होता है। हमारे पीएचपी के अंदर 3 ऑपरेटर बताए गए थे, कौन से है। ऑप्शन नंबर ए भी बिल्कुल करेक्ट है, और ऑप्शन नंबर बी भी लेस देन ग्रेटर देन, ये भी सही है, और जो ऑप्शन नंबर सी है ये भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर तीनों ऑपरेटर का आप यूज करके चेक कर लीजिए, ये तीनों सेम आउटपुट आपको देंगे। ओके, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। ऑल ऑफ दिस, तीनों का यूज करते हैं, आपको तीनों को होमवर्क है इनका, तीनों को यूज करके देखना अगर आपको नहीं मालूम तो। ओके, अब क्वेश्चन नंबर जो पार्ट हम पढ़ेंगे पीएचपी एमसीक्यू पार्ट 6 होगा, ग्लोबल वेरिएबल एंड कॉन्फाइंग। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। विच सुपर ग्लोबल वेरिएबल होल्ड्स इन्फॉर्मेशन अबाउट हेडर्स पाथ एंड स्क्रिप्ट लोकेशन। कौन सा सुपर ग्लोबल वेरिएबल हेडर पाथ और स्क्रिप्ट लोकेशन के बारे में जानकारी रखता है। यह जानकारी की बात है तो आपको यहाँ पर पता करना होगा, क्योंकि पहली बात तो आपको ये जान लीजिए कि आप पीएचपी पर रन कैसे करते हैं। पीएचपी रन कहाँ होता है, तो पीएचपी रन होता है सर्वर पर। तो $_सेशन तो नहीं होगा, क्योंकि ये सेशन की जानकारी देगा, सेशन वाले में काम आता है। तो यहाँ पर जानकारी की बात है तो ये नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल नहीं होगा, और ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। $_सर्वर, ये सर्वर की सारी जानकारी देगा आपको कि उसमें हेडर्स पाथ एंड स्क्रिप्ट की इंफॉर्मेशन ये सारी कौन देगा, $_सर्वर देगा। गेट बिल्कुल नहीं देगा, गेट तो फॉर्म से डाटा लेने के लिए होता है, एक अलग मेथड होता है। ENV ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा, व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू ऐड ए कमेंट इन पीएचपी के अंदर। पीएचपी के अंदर कमेंट का जोड़ने का सही तरीका क्या है। देखिए पीएचपी ऑप्शन नंबर ए में जो दिया गया है सिंगल लाइन कमेंट होता है, आपको याद रखना सिंगल लाइन कमेंट। आप डबल स्लैश का यूज कर लेते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो लाइन पूरी तरह से टर्मिनेट, मतलब वो लिखी तो रहेगी आपके कोड के अंदर, बट क्या करेगी, आउटपुट उसका नहीं दिखाएगा। क्यों नहीं दिखाएगा सर, क्योंकि वो कमेंट हो चुकी है, मतलब वो एकदम छिप चुकी है, वो कोड उसको रन नहीं करेगा, कोड के अकॉर्डिंग कंप्यूटर उसको पढ़ ही नहीं पाएगा। मतलब कमेंट करने का यही होता है। आप मल्टी लाइन कमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसका यूज कर लीजिए /# हैशटैग एंड जो भी उसके अंदर होगा वो कमेंट हो जाएगा। और आप लाइन इंड कहाँ पर करना चाहते हैं, अगर इंड नहीं करते तो उसके नीचे का अंदर जितना भी कोड होगा सारा का सारा वो कमेंट हो जाएगा। कमेंट का मतलब आप समझ चुके होंगे आई होप। तो अगर वहाँ को रोकना है आपको तो वहाँ पर #बैकवर्ड/ का यूज करना होगा। और सिंगल लाइन कमेंट करने के लिए एक और होता है, क्या होता है, हैशटैग होता है। हैशटैग आप लिखकर चेक करिएगा, आप नहीं पता तो इसको यूज करिएगा। ये भी क्या करता है, सिंगल लाइन को कमेंट कर देता है। और ऑप्शन नंबर डी बचा हमारा, ऑप्शन नंबर बी डी
बिल्कुल करेक्ट होगा। तीनों ये कमेंट लीगल कमेंट है, तीनों का हम यूज करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 28 क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कह रहा है, पीएचपी कॉन्स्टेंट्स आर डिफाइन यूजिंग विच फंक्शन। पीएचपी स्थिरांक यानी कॉन्स्टेंट्स किस फंक्शन का उपयोग करके परिभाषित किया जाता है। कॉन्स्टेंट्स मतलब स्थिरांक, मतलब वो एक बार एकदम स्थिर हो जाना, ठीक है, उसके बाद उसे चेंज ना कर पाना, ये होता है। जैसे आप सिंपली आप देते थे वेरिएबल, एक बार वेरिएबल दे दिया, उसके बाद आप उस वेरिएबल को चेंज कर देते थे, बट इसमें ऐसा नहीं होगा। इसमें आप इस फंक्शन को यूज करके एक बार आपने वेरिएबल बना दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकते उसी ना उसको, ठीक है, उसके लिए आपको फिर अलग से बनाना पड़ेगा। तो उसके लिए किस फंक्शन को यूज करते हैं, फंक्शन नंबर हो डिफाइन फंक्शन को यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। डिफाइन कर देते हैं तो डिफाइन करने के बाद एकदम मतलब वो डिसाइड हो जाता है, वो चेंज नहीं हो पाता, ठीक है, अनदर वेरिएबल के अकॉर्डिंग, ठीक है, यही एक इसको अलग बनाता है कि ये चेंज नहीं हो पाता, आप चेंज नहीं कर सकते उस वेरिएबल को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू इंड पीएचपी स्टेटमेंट। आप पीएचपी स्टेटमेंट को समाप्त करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। देखिए, पीएचपी हो जावा स्क्रिप्ट हो, इन तीनों के अंदर आप कोई स्टेटमेंट खत्म करना है तो उस पर एक ही सिंबल यूज करते हैं, वो होता है सेमी कॉलम। क्या होता है, सेमी कॉलम होता है। और पीएचपी के अंदर डॉट का मल्टीपल वेरिएबल या स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम करते हैं, और डबल कोलन का यूज तो दूसरी जगह होता है। आई होप कि इसका यूज किया जाता है कि स्विच केस में इसका डबल कॉलन का यूज किया जाता है। और स्लैश तो सिंपली डबल स्लैश से हमारा सिंगल लाइन कमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन नंबर सी हो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। सेमी कॉलन, किसी भी लाइन या स्टेटमेंट को ख़त्म करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, सेमी कॉलन का यूज करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। 30 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, विच फंक्शन इज यूज टू अनसेट ए वेरिएबल। किसी वेरिएबल को अनसेट मतलब होता है हटाने, मैंने हटाने यहाँ पर लिख दिया है, अनसेट का मतलब होता है हटाने, ठीक है, हटाने यानी अनसेट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है ये बताना। क्या डिलीट का यूज करेंगे तो डिलीट का नहीं करेंगे, क्या रिमूव फंक्शन का यूज करेंगे, रिमूव फंक्शन का भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सेम है अनसेट फंक्शन। अनसेट फंक्शन क्या करता है, आपके वेरिएबल को हटा देता है। क्या कर देता है, वेरिएबल को हटा देता है, यानी वो एक तरफ से वो काम ही नहीं करेगा, अनसेट कर देगा, वो पूरी तरफ से डैमेज हो जाएगा। आपको सिंपली से याद रखना है कि आपको अनसेट करना तो अनसेट फंक्शन नाम होता है, उसका यूज कर लीजिए, ठीक है। ये क्या करता है, मैं सिंपली बताऊं तो ये मेमोरी से आपकी वेरिएबल को हटा देता है, ठीक है। आपको ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम। यहाँ पर अब देखेंगे हम डाटाबेस एंड सेशन का 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, विच पीएचपी फंक्शन इज यूज टू कनेक्ट माईएसक्यूएल डाटाबेस। माईएसक्यूएल से डाटाबेस कनेक्ट करने के लिए, यानी माईएसक्यूएल से डेटाबेस से जुड़ने के लिए, माईएसक्यूएल डेटाबेस से जुड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। क्या माईएसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट पैरेंथेसिस ऐसा कुछ फंक्शन होता है, या माईएसक्यूएल अंडरस्कोर कनेक्ट माईएसक्यूएल आई, ठीक है। यहाँ पर आई आपको याद रखना है, कहीं आप इसका याद ना रखें। ऑप्शन नंबर ए, वहाँ पर ये ना दिया हो तो आप इसको लगा के चलाएं तो आपका नंबर कट जाएगा। वहाँ पर सिर्फ आप सिंपली आपको एक ही डिफरेंट इन दोनों पे दिख रहा होगा सर, कि आपको ये दिख रहा होगा इस पर आई लिखा है और उस पर आई नहीं लिखा है, तो यही मेन डिफरेंट है, यही मेन काम करता है हमारे माईएसक्यूएल डाटाबेस से जुड़ने के लिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, माईएसक्यूएल आई अंडरस्कोर कनेक्ट। और नीचे डीबी नाम का कोई फंक्शन इस पर कनेक्ट करने के लिए नहीं होता, और कनेक्ट अंडरस्कोर माईएसक्यूएल आई, सॉरी यहाँ पर आई तो दिया ही नहीं, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 32, टू स्टार्ट अ सेशन पीएचपी वी यूज्ड। पीएचपी में सेशन शुरू करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। सेशन मतलब आप जब सेशन बनाते हैं तो उसमें किसका यूज करते हैं, यानी किस फंक्शन का यूज करते हैं। तो वहाँ पर सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट फंक्शन होता है, उसका आप यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका। तो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट नाम का एक फंक्शन होता है जो सर्वर को यह बताता है, मतलब सर्वर को बताता है कि यूजर की जानकारी
यानी स्टोर करने के लिए एक सेशन आईडी बनाएं और यह कोड में सबसे ऊपर होना चाहिए। देखिए इसमें क्या है, ये कोड में सबसे ऊपर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट नाम का एक फंक्शन होता है जिसका उपयोग आप क्या करते हैं, पीएचपी में सेशन शुरू करने के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। ये क्या कह रहा है, हाउ डू यू गेट द आईडी ऑफ द लास्ट इंसर्टेड रो इन माई स्क्यूएल यूजिंग पीएचपी। पीएचपी का उपयोग करके माई स्क्यूएल में अंतिम सम्मिलित रो की आईडी कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, आपने रो बनाई, उसके अंदर आपको लास्ट रो की आईडी प्राप्त करना है। फर्स्ट तो आपको क्या पता चलना चाहिए, फर्स्ट आईडी का रो तो पता चल जाएगा, और लास्ट में अगर लंबा बनाए हैं तो उसका पता नहीं चल पाएगा। तो वहाँ पर किसका यूज करिए, फंक्शन का यूज करिए। ठीक है, फंक्शन क्या करता है, टाइम सेविंग करता है और बहुत ही ईजी होता है और बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ठीक है, आप लास्ट में जाकर चेक करेंगे काफ़ी टाइम वेस्ट होगा, तो वहाँ पर किसका यूज करते हैं, हम फंक्शन का यूज करते हैं। तो वहाँ पर कौन सा फंक्शन लगेगा, वहाँ पर लगेगा माई SQLi अंडरस्कोर इंसर्ट अंडरस्कोर ID फंक्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और लास्ट अंडरस्कोर ID फंक्शन ये तो होता ही नहीं है, और गेट अंडरस्कोर ID ये भी नहीं है PHP के अंदर इस काम के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 34 क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच फंक्शन इज यूज टू डिस्ट्रॉय ऑल डाटा रजिस्टर्ड टू अ सेशन। सेशन में रजिस्टर्ड सभी डेटा को नष्ट करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। आपको मैं यहाँ पर डिस्ट्रॉय का मतलब समझाऊं तो डिस्ट्रॉय का मतलब होता है ख़त्म कर देना। हाँ, डिस्ट्रॉय का मतलब क्या है, डिस्ट्रॉय में आप ये समझिए कि ये इसका मतलब होता है इसका पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको नष्ट कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आपको मैच कर रहा है, आपको थोड़ा टाइम देता है उसको बता सकते हैं। ओके, और नहीं बता रहे तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इनको नोट कर लेना है। ओके, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर मैं अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर सिंपली आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। ठीक है, ये एक फंक्शन होता है जिसका यूज आप यह क्या करता है, सर्वर पर मौजूद यूजर का सारा डाटा डिलीट कर देता है। जैसे आप कोई किसी साइट पर गए, उस पर विजिट किए, उस पर आपका डाटा चला गया, उसके बाद आप क्या करते हैं, उस पर बचने के लिए क्या करते हैं, उसको लॉग आउट कर देते हैं। तो वहाँ पर से आपका सारा डाटा लॉग आउट मतलब हट जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय का यूज करते हैं तो आपका सारा डेटा नष्ट हो जाता है, यानी वहाँ से हट जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, कुकी आर सॉर्टेड इन। कुकी जहाँ संग्रहित होती है, यानी कुकी कहाँ संग्रहित होती है, क्वेश्चन नंबर ये है 35। कुकीज़ कहाँ संग्रहित होती है, क्या सर्वर साइड पर होती है या डाटाबेस पर होते हैं या क्लाइंट साइड। मैंने ब्राउज़र भी यहाँ पर ऑप्शन पर दे दिया, आपको एक हिंट है। ठीक है, कुकी के अंदर आपको ब्राउज़र मैंडेटरी रखता है। अगर आपका ब्राउज़र नहीं हो उसके अकॉर्डिंग तो वो आउटपुट नहीं दिखाएगा। तो ये कैसा क्वेश्चन है, यानी कैसा आपको समझना है। सर्वर साइड तो PHP होती है, डाटाबेस का कोई काम नहीं होता कुकी के अंदर, और क्लाउड का भी इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, ना ही डाटाबेस ना ही सर्वर साइड। तो बचा क्या, क्लाइंट साइड PHP कुकी क्या होती है, क्लाइंट साइड होती है, तीब्राउज़र पर रन करती है हमारी। और PHP किस पर करती है, सर्वर पर करती है। ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों नहीं सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। कुकीज़ जो होती है क्लाइंट साइड होती है, यानी ब्राउज़र पर रन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पर देखेंगे एडवांस्ड स्ट्रिंग के बारे में। 5 क्वेश्चन 36 क्वेश्चन नंबर हमारा, विच फंक्शन इज यूज टू फाइंड द लेंथ ऑफ ए स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की लंबाई ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, यानी उसकी लंबाई कितनी है ये पता करने के लिए। तो वहाँ पर हम यूज करेंगे किस फंक्शन का, ये बताना है। और ये काफ़ी कन्फ्यूजिंग, क्योंकि यहाँ पर दो तो हैं, लेंथ है, काउंट से तो आप समझते थे गिनती करना है, तो लंबाई बताएगा नहीं। लंबाई से आप काफ़ी इस पर तो समझ सकते, इसको हटा सकते, काउंट तो ठीक है, और काउंट मीन्स तो यहाँ पर नहीं समझ सकते। और यहाँ पर str जो ए बी है, इस पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। str अंडरस्कोर लेन होगा या str लेन होगा फंक्शन। तो यहाँ पर आपको मैं बताऊँ तो वहाँ पर आप यूज करते हैं str लेन फंक्शन का। यह क्या करता है, आपके जो भी मटेरियल यानी उसकी आपने उसके अंदर स्ट्रिंग बनाया है, स्ट्रिंग मतलब उसकी लेंथ बता देगा कि आपके इसके अंदर इतने। और एक चीज़ बता दो, उसके अंदर आपने अगर स्पेस दे दिया है, आपको नहीं मालूम आपने स्पेस दे दिया, तो ये जान लीजिए कि वो
स्पेस भी काउंट करेगा, उसकी भी लेंथ बता देगा, ठीक है। आपको ये बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 37, विच फंक्शन इज यूज टू हैश अ पासवर्ड इन PHP। PHP में पासवर्ड को हैश करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? क्या MD5 होता है या SHA फन फंक्शन होता है? तो आपको सिंपल ही है, पासवर्ड अंडरस्कोर हैश, पासवर्ड अंडरस्कोर हैश फंक्शन का यूज करिए, वो पासवर्ड को क्या कर देगा, हैश कर देगा। हाँ ठीक है, क्या कर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। पासवर्ड को हैश करने के लिए पासवर्ड अंडरस्कोर हैश फंक्शन का उपयोग कीजिए, यह सुरक्षित तरीका होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, हैश कर दोगे तो उसको कोई पढ़ नहीं पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 38, व्हाट डज द डाई फंक्शन डू इन PHP। PHP में डाई फंक्शन का क्या मतलब, डाई फंक्शन जो होता है वो क्या करता है, क्या काम करता है? ओके, कोई काम करता होगा तभी उसका यूज करेंगे, ठीक है। काम नहीं करेगा तो यूज ही क्यों करेंगे? आपको ये बात याद रखना है, क्योंकि हर एक फंक्शन का अपना अलग अलग काम है। और मैं बोलूँ फंक्शन का काम एक ही होता है, उसकी डिफिनीशन मैंने आपको बता दी है। किसी काम को बार बार करने के लिए हम फंक्शन बनाते हैं, उसको फिर जितने बार काम कराना उतने बार कॉल कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रिंट ए मैसेज एंड एग्जिट द स्क्रिप्ट। क्या करेगा, प्रिंट को मैसेज करे एंड एग्जिट स्क्रिप्ट करने के लिए डाई में क्या होता है, ये एक बार काम कर दिया, ठीक है। क्या कर देगा, एक बार आपका काम कर देगा और एग्जिट तरह, यानी ये एग्जिट हो जाएगा। यह एक मैसेज को प्रिंट करता है, जैसे उसके बाद वो स्क्रिप्ट को वही मार देता है, मतलब मार देना मैं ये इसलिए बोला, उसको ख़त्म कर देता है, उसके बाद काम करना बंद कर देता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा यहाँ पर। डिलीट ए फाइल्स, रिबूट्स द फाइल्स, सॉरी द सर्वर, या स्टॉप द स्क्रिप्ट, ऐसा कुछ नहीं है इस पर। आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आपको याद रखना है। ये प्रिंट करने के बाद अपना क्या करता है, यानी एग्जिट के तरीके उसको ख़त्म कर देता है वहीं पर स्क्रिप्ट को। ओके, प्रिंट अ मैसेज एंड एग्जिट द स्क्रिप्ट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे। विच फंक्शन सॉर्ट्स एन एरे इन डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा फंक्शन एरे को अवरोही क्रम, हिंदी में क्या बोलते हैं, अवरोही क्रम बोलते हैं। कौन सा फंक्शन अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है? यानी ये तीनों दिए हैं, ये सारों सॉर्ट करते हैं, ठीक है। सॉरी मैंने 3 का यूज किया है, चौथा का भी यूज करके आप देख लीजिए, डी सॉर्ट। ओके, तो यहाँ पर कौन सा होता है जो हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए होता है? क्या वो सॉर्ट होता है, या एस सॉर्ट होता है, या आर सॉर्ट होता है, या डी सॉर्ट होता है? तो आपको बताऊं मैं, यहाँ पर आर सॉर्ट होता है, जो रिवर्स सॉर्ट, यानी यह एरे को बड़े से छोटे, रिवर्स मैंने इसलिए बोला, ये रिवर्स उल्टा, यानी जैसे 1 से 10 तक है तो आपको ये उल्टा रिवर्स 10 की तरफ से प्रिंट कराना शुरू करेगा, यानी Z to A, आप समझिए Z to A, आपको इस पर पता चल गया होगा। इस क्रम में डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब यही होता है, और असेंडिंग में मतलब होता है सीधा सीधा, ठीक है, और डिसेंडिंग में मतलब उल्टा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। आर सॉर्ट फंक्शन होता है, इसका यूज करिए, आपका जो भी है काम वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, PHP इज ए केस सेंसिटिव लैंग्वेज फॉर। PHP किसके लिए केस सेंसिटिव भाषा है? क्या वेरिएबल नेम्स के लिए होती है? हाँ जी, वेरिएबल नेम्स के लिए तो बिल्कुल होती है। अगर वहाँ पर आप एक ए नाम का ऐसा फंक्शन बनाते हैं और एक जाके ऐसा फंक्शन बना देते हैं, तो भैया ये दोनों अलग अलग मेथड है। आप तो बता देंगे कि हाँ ये भी लिखा है, ये वो भी लिखा है, बट ये कैपिटल में लिखा है और ये स्मॉल में लिखा है, और सिस्टम इसको समझेगा अलग अलग। इसका मतलब क्या हुआ, ये केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का मतलब यही होगा, अगर उसका केस दूसरा हो गया, यानी उसका पोजीशन या सेम लिखे हैं, उधर आपने कहीं पर जाके एक वर्ड को कैपिटल कर दिया और एक को स्मॉल कर दिया, तो वो अलग अलग हो जाएंगे। फंक्शन नेम आप तो कर सकते हैं, वो क्या होता है, वो वेरिएबल में, मतलब क्या बोलूँ मैं, मतलब वो केस सेंसिटिव नहीं होता, उस पर आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और वेरिएबल्स की बात पर करो तो उस पर नहीं, कीवर्ड इफ एल्स होता है, इस पर आप भी, ये केस सेंसिटिव नहीं होता, इसको भी आप कैपिटल स्मॉल यूज कर सकते हैं। और बोथ ए एंड बी फंक्शन नेम वेरिएबल नेम, इस पर अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर वेरिएबल केस सेंसिटिव होता है और फंक्शन नहीं होता। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर
41 देखेंगे, टाइम कम है। विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशियल यानी घातांक के लिए हम किस ऑपरेटर का यूज करते हैं? घातांक मतलब पावर, 2 की पावर 2 कितनी होगी? 4 होगी। 2 की पावर कितनी होगी? 2 4 होगी। तो यहाँ पर पावर का मतलब यही है, आपको समझ लीजिए। तो वहाँ पर आप डबल हैशटैग का यूज करेंगे। डबल हैशटैग का यूज करके आप किसी भी संख्या का उसका घातांक प्रिंट करा सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42, हाउ डू गेट द टाइप ऑफ ए वेरिएबल इन पीएचपी? पीएचपी में वेरिएबल का टाइप कैसे प्राप्त करते हैं? आपको पता करना, आपने दे तो दिया टाइप, अब आपको पता नहीं है कौन सा टाइप है, तो आपको जानना है। तो उसको जानने के लिए किसका यूज करिए? गेट टाइप फंक्शन का यूज करिए, वहाँ पर बता देगा क्या, गेट टाइप। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आप वहाँ पर गेट टाइप फंक्शन का यूज कीजिए, वो यह बता दे देगा कि आपका वेरिएबल स्ट्रिंग है, इंटीजर है, बूलियन है, कौन सा है, ये बता देगा। ओके, ठीक है, आई होप ये आपको यूज कर लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको इस पर कोई भी डाउट होता है उसका एक ही चारा है, या तो उसकी जाके अच्छे से कोई वीडियो देख लीजिए, और या तो उसको खुद से करिए। मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि आप खुद से अपने सिस्टम जो भी हो उसको आप यूज करिए, उस पर करके पता करिए, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। पीएचपी में वेरिएबल को फिल्टर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू फिल्टर वेरिएबल इन पीएचपी? पीएचपी के अंदर वेरिएबल को फिल्टर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? या फिल्टर अंडरस्कोर वेर, वैलिडेट फंक्शन, या चेक फंक्शन, या सैनिटाइज फंक्शन? सैनिटाइज फंक्शन नहीं होगा, या ना ही चेक फंक्शन होगा, ना वैलिडेट फंक्शन हो गए, तीनों रॉन्ग होंगे यहाँ पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल होगा, क्योंकि फिल्टर नाम का इन पर अगर आप देखें फंक्शन के अकॉर्डिंग, तो फंक्शन जो बना था हमारा फिल्टर अंडरस्कोर वेर नाम का फंक्शन बना था, जो किसी वेरिएबल को फिल्टर करने का काम होता था। वेरिएबल ए बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। फिल्टर अंडरस्कोर वेर, ये इतना एक फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन का यूज करते हो तो क्या करेगा, ये वेरिएबल को फिल्टर कर देगा। ऑप्शन नंबर 44 देखेंगे हम। What is the scope of a variable declare आउटसाइड ए फंक्शन? फंक्शन के बाहर घोषित करने के लिए वेरिएबल स्कोप क्या होना चाहिए? वहाँ पर किस वेरिएबल का स्कोप होना चाहिए? देखिए, लोकल होता है तो एक लोकल तक का इसका स्कोप होता है, और ग्लोबल होता है, ग्लोबल मतलब पूरा हर जगह। तो यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। और अगले ऑप्शन देख लें हम, प्राइवेट मतलब एक प्राइवेटली किसी पार्टिकुलर जगह तक का होता है, ठीक है। और स्टैटिक तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट होगा। ग्लोबल वर्ड से आप समझ सकते हैं जैसे ग्लोबल वार्मिंग, ओके, वैसे ग्लोबल हमारे एक क्या होता है, यहाँ पर फंक्शन होता है जो पूरा ग्लोबल कोड के लिए होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरर टू हैंडल एरर्स इन पीएचपी? पीएचपी में त्रुटियों यानी एरर को संभालने के लिए एक तरीका कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको देखना ए, ट्राई कैच का तो आपने यूज किया होगा। ये क्या करता है, आपका एरर को हैंडल करता है। डाई फंक्शन होता है, ये भी एरर को हैंडल करता है। सेट अंडरस्कोर एरर अंडरस्कोर हैंडलर, इसका भी यूज हम क्या करते हैं, त्रुटियों को पता करने के लिए करते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। आपको अगर इनमें से कोई नहीं पता तो आप अपने सिस्टम पर चेक कर लीजिए, नहीं मालूम है तो आप मुझसे बोल लीजिए, मैं बहुत ईजी लैंग्वेज में समझा दूंगा आपको इसको कि ये तीनों कैसे काम करते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे फाइनल वार्प अप में, ये फाइनल लास्ट स्टेप है ये, यानी 5 क्वेश्चन और डिस्कशन करने वाले हैं। विच फंक्शन कैन बी यूज टू रिडायरेक्ट डिफरेंट पेज? यूजर को दूसरे पेज पर भेजने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जा सकता है? क्या वो रीडायरेक्ट होगा, या मूव होगा, या हेडर फंक्शन होगा, या गो टू फंक्शन होगा? गो टू फंक्शन नहीं होगा, ना ही मूव, ना रीडायरेक्ट, बचा क्या, हेडर फंक्शन जो होता है इसका यूज हम करते हैं क्या, किसी यूजर है उसको दूसरी फाइल पर भेजने के लिए, ठीक है। ये क्या करता है, कच्चा HTTP हेडर भेजता है, लोकेशन के साथ इसका यूज पेज के रीडायरेक्ट के लिए किया जाता है, मतलब एक पेज से दूसरे पेज में भेजने के लिए किया जाता है। ओके, इसको हम प्रैक्टिकली करके जब देखेंगे वो एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, PHP 8 47 काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है। PHP 8 वाज रिलीज्ड इन विच ईयर, यानी PHP किस वर्ष जारी किया गया? PHP 8 तो आपने खूब यूज किया होगा और काफ़ी अच्छा था। अब जान लीजिए वो कब आया था। आप तो यूज तो कर लिए भर के, उसके अच्छे जो
उसने अपडेट्सन लाए PHP 7 से, और PHP 8 में जो डिफरेंस था आपने खूब उसको यूज किया। अब उसको बताइए वो आया कब, आपको इसको भी बताना है। तो 2020 मतलब 2020 में आया था ये PHP 8 नाम का जो हमारा PHP का एक वर्जन आया था, वो ये 2020 में आया था। इसको मैं रियल आपको डेट बताऊं तो 26 नवंबर थी, यानी 26 नवंबर को हमारा 26 नवंबर को हमारा ये PHP 8 आया था। ओके, आपको इसको लिख सकते हैं और इसको याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंटरव्यू के अंदर पूछा जा सकता है या ऐसे किसी भी एग्जाम पर पूछा जा सकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। इन PHP स्ट्रिंग आर डेलिमिटेड बाय, PHP में स्क्रिप्ट को किसके द्वारा सीमांकित किया जाता है। डेलिमिटेड का हिंदी मतलब होता है सीमांकित, मैंने हिंदी में भी बता दिया। डेलिमिटेड किया जाता है, हिंदी वाले हैं तो आप हिंदी समझ लीजिए और अंग्रेजी वाले हैं तो अंग्रेजी समझ लीजिए। वैसे तो हमें हमारा रुख जो होना चाहिए वो अंग्रेजी की तरफ होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो वर्क है टोटल अंग्रेजी पर डिपेंड करता है। अंग्रेजी हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए अगर आपको नहीं मालूम तो। ओके, इसलिए मैं दोनों लैंग्वेज का यहाँ पर यूज करता हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम और अनदर फीचर्स की देखा जाए तो इसका ऑब्जेक्टिव यही करता है, उद्देश्य यही कहता है कि दोनों लैंग्वेज का यूज कर लिया जाए। तो आप अगर स्ट्रिंग बनाते हो तो उस पर किसका यूज करते हैं, सिंगल कोट्स। हाँ जी, सिंगल कोट्स का भी अगर आप सिंगल कोट्स का यूज करते हैं तो वो भी स्ट्रिंग बना देगा। और डबल कोट्स का तो आपने यूज ही किया होगा ज़्यादातर जगहों पर। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी। ऑप्शन नंबर बी वो और ऑप्शन नंबर ए दोनों सही होंगे। दोनों का यूज हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग बनाने के लिए है, इसका यूज करते हैं, डिलिमिट करते हैं इससे। ओके, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, आपको याद रखना है, आपको नोट कर लेना है। ऑप्शन नंबर 49 क्या कह रहा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑफ कॉन्सेप्ट सपोर्टेड बाय PHP। PHP में कौन सा ऑफ कॉन्सेप्ट PHP द्वारा समर्थित है, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन या पॉलीमॉर्फिज्म। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। तो तीनों के तीनों आपने PHP ऑफ के अंदर ये तीनों से क्या करते हैं, तीनों के तीनों सपोर्ट करते हैं, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। और डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। ये तीनों के तीनों आपके ओप्स PHP ओप्स कॉन्सेप्ट के द्वारा समर्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन है। ओके, हु इज़ द फादर ऑफ PHP। PHP के जनक कौन थे। आपको इस क्वेश्चन को जानना बहुत ही ज़रूरी है। हर एक लैंग्वेज हो, सब्जेक्ट हो, तो उसका एक फादर होता है, यानी उसका सबसे बड़ा विशेषज्ञ, सबसे बड़ा नॉलेज, या आप कहें तो सबसे पहले उसने कुछ ऐसा किया, उसी ने उसको जन्म दिया हो, सबसे समझिए उसको जन्म दिया हो, तो वही होता है। तो यहाँ पर जो हमारे रेसमस लेडॉर्फ जी हैं, इन्होंने फर्स्ट 1994 में अपने पर्सनली यूज के लिए, 1994 में पर्सनली यूज के लिए इन्होंने बनाया था। ठीक है, सॉरी 1994, ठीक है, 1994 पेपर इन्होंने अपने पर्सनली यूज के लिए बनाया था। क्या चीज़, PHP का एक कोड कॉपी, मतलब उसने बनाया था। ठीक है, तो आपको याद रखना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। और आपने इस पर आपको पहले से पता होगा तो आपको बताना कमेंट बॉक्स पर कि इस पर आपने कितने क्वेश्चन अपने आप से सही किए। अगर नहीं सही हुए, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन लगा तो फिर से देख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स पर ये भी बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी, और नेक्स्ट जो हम MCQ लाएंगे वो किस लेवल के होने चाहिए, या और डिफिनीसन चाहिए, क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है, ये सब आपको फीडबैक देना है। ओके, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।